हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल CSE मास्टर। आज के वीडियो लेक्चर में हम मेमोरी मैनेजमेंट को शुरू करने जा रहे हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क होता है मेमोरी को मैनेज करना। तो ये जो सीरीज है मेमोरी मैनेजमेंट का, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को बेहतर तरीके से समझने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग को मेमोरी मैनेजमेंट को अच्छे तरह से समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए हम स्टार्ट करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट को। सबसे पहले आपका टॉपिक है मेमोरी मैनेजमेंट। तो नाम से पता चल रहा है मेमोरी का मैनेजमेंट। कंप्यूटर में बहुत सारे मेमोरीज होते हैं, आपको पता है। रोम होता है जो कि सेकेंडरी मेमोरी का एक पार्ट है। रैम होता है प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है जिसको हम लोग मेन मेमोरी कहते हैं। ठीक, कैश मेमोरी होता है, रजिस्टर्स होते हैं और भी कुछ टाइप्स के मेमोरीज होते हैं। तो बहुत सारे मेमोरीज कंप्यूटर में होते हैं और वो सारे मेमोरी में डेटा को स्टोर किया जाता है, प्रोग्राम्स को स्टोर किया जाता है। कभी कभी स्टैटिकली ये स्टोर किए जाते हैं, कभी कभी डायनेमिकली ये स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, तो हमें जब मेमोरी को मैनेज करना है और इतने सारे टाइप के मेमोरी हमारे कंप्यूटर में अवेलेबल हैं, तो हमें आवश्यकता पड़ती है एक अच्छे मैनेजमेंट की। एक ऐसा मैनेजमेंट जो कि मेमोरी का यूटिलाइजेशन, मेमोरी को यूज सबसे बेहतर तरीके से कर सके और ऐसा मैनेजमेंट जिससे कि कंप्यूटर मोर इफ़िशिएंट मैनर में अपने सभी मेमोरी को यूज कर पाए। तो इस मैनेजमेंट को हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन हमने आपको बताया था। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के इंट्रोडक्शन में हमने आपको बताया था कि इसका सर्विसेज है। ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज आपको हमने बताया था, उसमें एक सर्विस मेमोरी मैनेजमेंट भी था। तो वही सर्विस को हम लोग अभी समझ रहे हैं। तो जैसा कि हमने बताया, कंप्यूटर में बहुत सारे टाइप के मेमोरी होते हैं। ओके, कंप्यूटर में अगर हम लोग मेमोरी की बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी होता है, ऐसे ही प्राइमरी मेमोरी होता है। ओके, प्राइमरी मेमोरी और हमारे पास कैश मेमोरी होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं। ओके, तो सेकेंडरी मेमोरी मेनली क्या है? रोम है, जो हमारा हार्ड ड्राइव है हमारे कंप्यूटर में, वो है। प्राइमरी मेमोरी सर क्या? ये रैम है। ठीक है, जिसको हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं, मेन मेमोरी भी कहते हैं। ओके, कैश मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी ये रैम और रोम के मुकाबले बहुत ही कम होते हैं, लेकिन बहुत फास्टेस्ट होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा तेज ये मेमोरी होते हैं। डेटा का फेचिंग CPU के द्वारा डेटा को स्टोर किया जाता है कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए। कैश मेमोरी रजिस्टर में होते हैं, ये बहुत ही फास्ट होते हैं और बहुत ही कॉस्टली होते हैं। ठीक है, तो अगर इन सभी मेमोरी का अरेंजमेंट हम लोग कंप्यूटर में देखें तो वो कुछ इस तरह का होता है। कंप्यूटर में ये हमारा CPU है और CPU अटैच होता है कैश मेमोरी से, कैश मेमोरी से ये अटैच होता है। ठीक ऐसे ही रजिस्टर से अटैच होता है, ये रजिस्टर्स से अटैच होता है और साथ ही साथ ये मेन मेमोरी से भी अटैच होता है। मेन मेमोरी का मतलब रैम की बात हो रही है। ठीक है, ये रैम से भी अटैच होता है। CPU रोम से मतलब सेकेंडरी मेमोरी से, हार्ड ड्राइव से डायरेक्टली अटैच नहीं होता है। ठीक है, लेकिन चूँकि जो रोम होता है, सेकेंडरी मेमोरी होता है, इसका साइज़ बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसा कि नॉर्मल कंप्यूटर अगर आप परचेज़ करने जाते हो, 25-30 हज़ार में भी जो कंप्यूटर्स मिलते हैं, अभी लैपटॉप मिलते हैं, उनमें 1 TB 1 टेराबाइट का मेमोरी स्पेस दिया जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा होता है मेमोरी रोम का, सेकेंडरी मेमोरी का, क्योंकि इसमें परमानेंट स्टोरेज हम लोग डालते हैं। परमानेंट टाइम के लिए अगर किसी फाइल को स्टोर करना है तो हम लोग सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करते हैं, इसलिए इसका स्पेस ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे फाइल्स, जैसे ऑडियो वीडियो, कोई मूवीज हो, कोई वीडियो लेक्चर हो आपको, तो वो रैम, कैश मेमोरी ये सब में नहीं हम डाल सकते हैं। अगर रैम में डालना भी चाहें तो बहुत ही कम स्पेस होता है। आपके फ़ोन में भी 3 GB का रैम होगा, 4 GB का रैम होगा, 6 GB का रैम होगा, उससे ज़्यादा रैम नहीं होता है। 10 GB का बहुत मैक्सिमम होगा। हमारे कंप्यूटर में भी 4 GB 6 GB का रैम होता है, लेकिन जो रोम होता है वो 1 TB का होता है, 1.5 TB का होता है, 2 TB का भी हो सकता है। 1 TB का मतलब होता है 1024
व्हाट जीबी, मतलब 1 TB हार्ड डिस्क का रोम जो कि सेकेंडरी मेमोरी है उसका साइज जितना होता है, जबकि रैम की अगर बात की जाए तो रैम में मेनली 4 GB का होता है, 6 GB का होता है, बहुत होगा तो 10 GB का होगा। कैश मेमोरी भी बहुत कम होता है, केबीज में होते हैं, रजिस्टर भी केबीज में होते हैं। तो ये बस फास्ट एक्सेस के लिए CPU इन मेमोरी को यूज करता है। ओके, तो ये मेमोरी का अरेंजमेंट होता है कंप्यूटर में। यहाँ देखो, ये जो हमारा रोम है ये डायरेक्टली CPU से कनेक्टेड नहीं होता है, ये कनेक्टेड होता है रैम से। ओके, मतलब CPU को कोई डेटा रोम से चाहिए, हार्ड ड्राइव से चाहिए, तो वो रैम के हेल्प से उस डेटा को या प्रोग्राम को कॉल कर पाएगा, यूज कर पाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारे परमानेंट डेटा होते हैं। ठीक है, सपोज करो हमने कोई म्यूजिक प्ले करना चाहा, तो म्यूजिक हम अपने हार्ड ड्राइव में रखे होंगे, वहाँ पर हम जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे तो वो म्यूजिक सबसे पहले जाएगा रैम में, रैम के बाद वो CPU में जाएगा, CPU में एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट के बाद जो आउटपुट आएगा साउंड के फॉर्म में हम लोग सुन पाएंगे। हमें कोई इमेज को देखना है, इमेज को डिस्प्ले करना है, हम अपने हार्ड डिस्क के C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव या जहाँ भी हमने रखा है इमेज को, वहाँ पर हम ओपन करेंगे। वो ओपन होने से पहले सबसे पहले लोड होगा रैम में, रैम के बाद CPU में जाएगा, वो एग्जीक्यूट होगा, वहाँ प्रिंट फंक्शन, डिस्प्ले फंक्शन होगा और वो हमारे मॉनिटर पर डिस्प्ले होकर के आएगा। तो रोम डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है CPU से, वो रैम से कनेक्टेड होता है और रैम के थ्रू CPU रोम के डेटा को एक्सेस कर पाता है। मतलब सेकेंडरी मेमोरी का जो डेटा है वो एक्सेस रैम के थ्रू किया जाता है। अब देखिए, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो हम चाहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग हो। क्या कैसा हो? ये मल्टी प्रोग्रामिंग हो। मल्टी प्रोग्रामिंग होने के लिए क्या ज़रूरी है? मल्टी का मतलब बहुत, प्रोग्रामिंग का मतलब प्रोग्राम्स। जब एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स एक साथ एग्जीक्यूट हो, एक साथ रन हो, एक साथ एक्सेस हो, तो हम कहते हैं हमारा सिस्टम मल्टी प्रोग्रामिंग है। और हमारा जो कंप्यूटर है ये मल्टी प्रोग्रामिंग को ही अप्रोच करना चाहता है। मतलब कंप्यूटर मल्टी प्रोग्रामिंग होना चाहता है ताकि कंप्यूटर से आउटपुट ज़्यादा हमें मिल पाए और कंप्यूटर ज़्यादा इफ़िशियंट हो पाए। अब देखो, यहाँ मेमोरी मैनेजमेंट की हमने बात की थी, द मेथड और फंक्शनलिटीज टू मैनेज वेरियस काइंड ऑफ मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, जो कि हमने आपको बताया वेरियस टाइप के मेमोरी हैं और इसको मैनेज करने का एक मेथड है मेमोरी मैनेजमेंट। ब्रीफ में बात करें तो मेमोरी मैनेजमेंट मैपिंग ऑफ मेन मेमोरी होता है। ठीक है, मतलब मेनली मेन मेमोरी का एक मैपिंग, एक मैनेजमेंट मेमोरी मैनेजमेंट कहलाता है, क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं वो मेन मेमोरी में ही होती हैं। अब हमें मल्टी प्रोग्रामिंग अप्रोच कंप्यूटर को देना है, हमारा कंप्यूटर मल्टी प्रोग्रामिंग होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? मल्टी का मतलब होता है कि मोर देन वन, और प्रोग्रामिंग का मतलब प्रोग्राम। इसका मतलब ये है कि हमारा जो रैम है वो एक प्रोग्राम को रन करेगा। जब ये एक प्रोग्राम को रन करेगा तो एक प्रोग्राम CPU में गया, CPU में एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और एग्जीक्यूट होने के बाद सपोज करो प्रोग्राम P1 प्रोसेस रोम से एक प्रोग्राम P1 प्रोग्राम रैम में लोड हुआ। रैम में लोड होने के बाद रैम से हमारा प्रोग्राम CPU में गया और इस P1 प्रोसेस के बाद अगर कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मतलब इसको कोई प्रिंट फंक्शन करना है, तो CPU उस P1 को प्रिंटर के पास भेज देगा, प्रिंटर के पास भेज देगा P1 को और P1 प्रिंट होने लगेगा। तब तक CPU खाली हो जाएगा क्योंकि कोई और प्रोसेस तो लोड नहीं हुआ। एक बार में एक ही प्रोसेस रोम से रैम में भेजा गया और रैम ने CPU अलॉट कर दिया। CPU P1 प्रोसेस के पास कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन प्रोग्राम थे, उसको CPU ने इनपुट आउटपुट के लिए भेज दिया। उसके बाद CPU तो खाली हो गया। तो CPU खाली हो गया तो इसको हम लोग कहते हैं आइडल स्टेट। आइडल स्टेट का मतलब हुआ कि CPU खाली है, CPU बैठ गया है। ठीक है, तो हमारा कंप्यूटर ऑन है और CPU में कोई प्रोसेस हो नहीं रहा है, तो ये तो CPU के इफ़िशियंसी वो कम कर रहा है। लेकिन एट अ टाइम अगर हमारे रैम में, अगर रैम की बात की जाए तो रैम का कुछ हिस्सा, जो भी हमारा रैम है इसका कुछ हिस्सा
मेमोरी ब्लॉक ऑफ रैम, ठीक है, ये है मेमोरी ब्लॉक ऑफ रैम। ओके, इसका कुछ हिस्सा ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा यूज किया जाता है और कुछ हिस्सा जो है ये प्रोग्राम और डेटा के लिए होता है, प्रोग्राम एंड डेटा के लिए अवेलेबल होता है। ठीक है, तो सपोज करो रोम से, रोम में कोई, रोम मतलब हमारा सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, कोई एप्लीकेशन हम रन कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम रन कर रहे हैं, तो वहाँ से ओपन करेंगे। वो जब ओपन करेंगे तो वो हमारे रैम के मेमोरी ब्लॉक में आ जाएगा। सपोज करो P1 प्रोसेस यहाँ पर लोड हो गया, P1 प्रोसेस को CPU में भेज दिया गया। कहाँ भेजा गया? CPU में भेज दिया गया। अब P1 प्रोसेस के पास कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस हैं, तो CPU ने इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए P1 प्रोसेस को भेज दिया। ठीक है, अब CPU तो खाली रह गया। लेकिन सपोज करो अगर रैम एक बार में एक से ज़्यादा प्रोसेस को रोम से लोड कर पाता, मतलब रोम से एक से ज़्यादा प्रोसेस अगर रैम में भेजा जाता तो यहाँ पे मोर देन 1 प्रोसेसेस होते। यहाँ पे CPU जब खाली हो गया, CPU ने P1 प्रोसेस को इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए भेज दिया, तो क्या होगा? यहाँ से दूसरा प्रोसेस CPU में चला जाएगा, P2 प्रोसेस, और CPU में P2 प्रोसेस एग्जीक्यूट होने लगेगा। अब सपोज करो P2 प्रोसेस को भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करना होगा, तो वो प्रिंटर के पास भेज देगा P2 को भी। ठीक है, अगर P2 खाली रहा तो ये प्रिंट होने लगेगा, अगर P2 खाली नहीं है, P1 प्रोसेस हो ही रहा है इसमें, तो P2 वेट ब्लॉक में चला जाएगा। ठीक है, वेट करेगा P1 को कंप्लीट होने के लिए। उसके बाद जैसे P2 को CPU ने भेज दिया तो P3 को CPU में भेजा जाएगा एग्जीक्यूट होने के लिए। तो इस तरह से हमारा CPU खाली नहीं रह रहा है, बैठ नहीं रहा है, आइडल स्टेट में नहीं जा रहा है, और CPU जो है ज़्यादा इफिशियंट वर्क कर रहा है। तो हमारा जो कंप्यूटर है ये मल्टी प्रोग्रामिंग अप्रोच पे काम करता है, मतलब एक टाइम में मोर देन 1 प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कर रहे हों, एक से ज़्यादा प्रोग्राम रन कर रहे हो। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग मल्टी प्रोग्रामिंग। अब देखिए जो हमने आपको बताया उसको पॉइंट्स में हमने नोट किया है। CPU जो है प्रोग्राम जो कि सेकेंडरी मेमोरी में है उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है, इसीलिए ये जो प्रोग्राम या डेटा है सेकेंडरी मेमोरी में, इसको हम लोग रैम में पहले लोड करते हैं और उसके बाद CPU उसको एक्सेस कर पाता है। ठीक, ये हमने आपको बता दिया है। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब होता है प्रोग्राम दैट कैन इंटर इनटू रैम इन अ मल्टीपल नंबर, मतलब एक से ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोग्राम्स रैम में जब लोड होता है तो हम कहते हैं सिस्टम हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, द नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट कैन इंटर इनटू मेन मेमोरी, मतलब कि रैम में जितना नंबर ऑफ प्रोग्राम्स इंटर करते हैं एट अ टाइम फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी, मतलब रोम, इसको हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक, इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज व्हाट? द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोग्राम्स दैट कैन बी इंटर इनटू रैम फ्रॉम द रोम। ओके, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को मैनेज किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, और किसी भी प्रोसेस को जो कि सेकेंडरी मेमोरी में है उसको मेन मेमोरी में लाने के लिए, रैम में लाने के लिए जो अलोकेशन और डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। हमने इसको भी सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपने नहीं देखा तो आप वो वीडियो लेक्चर प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। ठीक है, और आप अगर चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, शेयर करो। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये मेमोरी मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन को हमने देखा कि जो भी ओवरव्यू है वो क्या होता है। अब देखो यार, कोई भी प्रोसेस है तो कोई भी प्रोसेस 2 ही चीज़ों का रिक्वायरमेंट चाहता है। एक, उसको CPU मिल जाए, मतलब CPU में जाकर के वो एग्जीक्यूट हो, और दूसरा वो अपना इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करे। ठीक है, ऑपरेशन को परफॉर्म करे। CPU में वो क्या होगा? CPU में उसके जो भी हमारे प्रोग्राम हैं उनके इंस्ट्रक्शंस रन करेंगे, एग्जीक्यूट होंगे, और इनपुट आउटपुट में क्या होगा? तो इनपुट जैसे कि प्रिंट कराना, ठीक, जैसे कि स्कैन कराना, ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस में आते हैं। ठीक है, जैसे कीबोर्ड से इनपुट लेना, ठीक है, माउस से इनपुट लेना, तो ये सारी चीज़ें जो है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के फील्ड में आती है। सपोज करो सेकेंडरी मेमोरी में कुछ प्रोसेस है, P1 प्रोसेस है, P2 है, P3 है, P4 है, P5 है, P6 है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा रैम है। क्या है ये हमारा मेन मेमोरी है, और मेन मेमोरी का ये ब्लॉक है। ठीक है, मेन मेमोरी का ये
ब्लॉक है। मेन मेमोरी का कुछ हिस्सा ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा एक्वायर किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है, और इसका जो रिमेनिंग हिस्सा है हमने आपको बताया वो प्रोग्राम और डेटा के लिए होता है। तो हमने मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या बताया कि मोर देन वन प्रोसेसेस रैम में लोड होना चाहिए, इंटर करना चाहिए। P1 प्रोसेस, P2 प्रोसेस, ऐसे ही P3 प्रोसेस, 3 प्रोसेस एक साथ रैम में इंटर कर गए हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम इन सभी प्रोसेस को CPU अलॉट करेगा। ठीक है, CPU इनको अलॉट किया जाएगा। सपोज करो P1 प्रोसेस को CPU अलॉट किया गया, P1 प्रोसेस में कोई भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन नहीं है, तो ये एग्जीक्यूट होकर के टर्मिनेट हो जाएंगे, ये एग्जीक्यूट होंगे और उसके बाद टर्मिनेट हो जाएंगे। टर्मिनेट हो जाएंगे तो यहाँ से ये जो फील्ड है ये खाली हो जाएगा, ये मेमोरी ब्लैंक हो जाएगा। जब कोई प्रोसेस अपना मेमोरी स्पेस को छोड़ देता है आफ्टर एग्जीक्यूशन, टर्मिनेट हो जाता है, तो जो हमारा मेमोरी एम्प्टी हो जाता है उसको हम लोग होल कहते हैं। ठीक है, इसको होल कहा जाता है। तो जब ये P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो यहाँ एक होल क्रिएट हो जाएगा, मतलब यहाँ एक स्पेस फिर से बन जाएगा, फिर से सेकेंडरी मेमोरी से कोई भी प्रोसेस प्राइमरी मेमोरी में आकर के इंटर कर सकता है। ठीक ऐसे ही CPU खाली हो गया, एग्जीक्यूट हो गया P1 प्रोसेस, तो P2 प्रोसेस CPU को भेजा जाएगा। P2 प्रोसेस में मान लो कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है, तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए P2 प्रोसेस को भेज दिया जाएगा। उसके बाद CPU खाली हो गया, फिर CPU खाली होगा तो P3 प्रोसेस यहाँ पर आएगा। P3 प्रोसेस में कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन नहीं है, तो ये भी एग्जीक्यूट होगा और ये टर्मिनेट कर जाएगा, फिर यहाँ एक होल क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से मेमोरी वर्क करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी का मैनेजमेंट करता है। ठीक, तो ये था मेमोरी मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो यार, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स, अपने बैचमेट्स में शेयर करो। थैंक्स।